वे योगी हैं जिनके बुलाने पर गाय चली आती हैं। वे गोरक्षपीठ मठ के महंत हैं जिनका आशीर्वाद पाने के लिए होड़ लग जाती है। वे योगी हैं, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा जो देखता है अखंड भारत का सपना। मेरे साथ देखिए सख्ता के इस हठ योगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बेबाक और विस्फोटक इंटरव्यू, जब योगी ने मीडिया के लिए खोला अपने मठ का द्वार, जहां लगा उनका जनता दरबार। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और इनसे मिलने हम आए हैं गोरखनाथ मंदिर में। गोरक्षपीठ के प्रमुख भी हैं ये, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद जी। हम लोग यहाँ कल से समय बिता रहे हैं, आपके संग भी समय बिताया, यहाँ पे हम लोग काफ़ी समय बिताया। इस पीठ को चलाना अपने आप में एक फुल टाइम काम है और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। कैसे करते हैं ये आप सब, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं इस तरह की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक ही है, एक ही का विराट स्वरूप है। धर्म भारत की परंपरा में एक जीवन पद्धति है जिसे हमने सेवा के साथ जोड़ा है, लोक कल्याण के साथ जोड़ा है और आत्म कल्याण के साथ जोड़ा है। दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे योगी जी कि आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ, आप यहाँ कैसे आए, कब आए और कैसे यहाँ पे आपने अपना समय बिताया? ये नाथ संप्रदाय की देश की सर्वोच्च पीठ है। सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख पंथ है नाथ संप्रदाय। गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में मुझे 1900 दशक के प्रारंभ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने मुझे योग दीक्षा दी। योग दीक्षा देने के बाद फिर अब संप्रदाय के बारे में, सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के बारे में उनसे पूर्ण रूप से दीक्षित होने के उपरांत फिर मैं उनके द्वारा मुझे प्रारंभिक रूप से इस पूरे अभियान के साथ जोड़ा गया और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व भी दिया है। तो मुझे लगता है कि एक लोगों का विराट स्वरूप उस रूप में लेकर के उस अभियान के साथ हम जुड़े हैं। नंदी आ जरा इधर रे। हाँ नंदी आओ। नंदी देखो, ये गोबर साफ करने के लिए बोलो भैया। आओ। हम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संग, गौशाला में इनके संग घूम रहे थे। कहते हैं कि यहाँ 300-350 गायें हैं और आप एक एक को नाम से एक समय में जाना करते थे और सब एक एक को खिलाते हैं आप पूरी, ये क्या सच है? देखिए, पिछले 2.5 वर्ष से मेरा कनेक्शन टूटा है। अन्यथा यहाँ पे जो 350 गायें थी वे सब मुझे पहचानती थी, उनके बच्चे मुझे पहचानते थे। पुरानी जो गायें हैं वो तो अभी भी मुझे पहचानती हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं, चूँकि मैं महीने में एक बार ही मुझे आने का मौका मिल पाता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इतनी व्यस्तता होती है कि यहाँ नहीं आ पाता हूँ। योगी जी, कुछ बात करेंगे आपके 2.5 साल के कार्यकाल की। आपने अभी 2.5 साल मुख्यमंत्री की तरह यूपी में कंप्लीट किया है। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी क्या मानते हैं? देखिए, पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के परसेप्शन को बदलना, जो उत्तर प्रदेश लोगों के लिए एक भयावह बना हुआ था, जिसके बारे में आम जन की ये मान्यता थी, देश और दुनिया की मान्यता थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, गुंडागिरी है, माफियागिरी है, व्यापक भ्रष्टाचार है, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इस परसेप्शन को बदला है। उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की एक सुदृढ़ नींव हमारी सरकार ने 2.5 वर्ष के अंदर रखी है और उसके परिणाम हैं कि इस वर्ष 3 बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिसमें एक प्रयागराज में कुंभ,
दूसरा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, और तीसरा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव, आपने देखा होगा कि 80 लोकसभा सीटों पर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए। हमारे पास 1,63,000 बूथ थे। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए जी। एक भी बूथ पे हिंसा नहीं हुई, और यही नहीं, कहीं रिपोल की भी नौबत नहीं आई। उसी दौरान 7 चरणों में वेस्ट बंगाल में भी चुनाव थे। हर चरण में और हर बूथ पर हिंसा हुई, दर्जनों लोग मारे गए। ये सरकार की उन उपलब्धियों में गिनी जा सकती हैं जो हम लोगों ने उत्तरोत्तर प्रदेश के अंदर एक कार्य संस्कृति को बल दे करके उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोगों की 15 वर्षों में 20 वर्षों में धारणाएं बनी थी, उन धारणाओं को पूरी तरह निर्मूल साबित किया है। 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा न होना, 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर फिरौती और अपहरण की कोई घटना न होना, 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से व्यापक निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जिस एजेंडे को 2014 में बदल दिया था, जो 1947 से लगातार जाति, मत, मजहब, व्यक्ति, परिवार पर आधारित था, उसे बदल करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए किया। आज उसके व्यापक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश में भी खासकर सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों की नौकरियों का है। हाँ जी। हाँ, आप पिछले 5 सालों में कहा जा रहा था कि जॉबलेस ग्रोथ रही है, ग्रोथ हुई है पर नौकरियां उतनी नहीं बन पाई, और आज क्योंकि स्लो डाउन आ रहा है तो लोगों की नौकरियां जा भी रही हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश में आप इसके लिए क्या ये जो है, जिसे आप आर्थिक मंदी कहते हैं, आर्थिक मंदी ने एक प्रकार की आर्थिक सुस्ती है जी, और ये ग्लोबली है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। तो स्वाभाविक रूप से भारत पे भी इसका असर है, लेकिन उत्तर प्रदेश इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी ग्रोथ है। एक तो एग्रीकल्चर पर और दूसरा MSME पे। तो इसका कोई भी असर उत्तर प्रदेश के उस पर नहीं पड़ने वाला है। एक दूसरा, हमारी सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में 2,25,000 सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी हैं जी। आगामी 2.5 वर्ष के लिए 2 लाख से अधिक नौकरियां हम और देने जा रहे हैं। इसके अलावा व्यापक औद्योगिक निवेश के माध्यम से हम लोग 20 लाख यूथ को नौकरी और आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़े हैं। हम लोग अब तक पिछले 2.5 वर्ष में 2 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश प्रदेश में करवाए हैं। लगभग हमारा 5 वर्ष में 25 लाख यूथ को MSME और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के साथ जोड़ करके उसके साथ आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, उन्हें नौकरी और रोजगार से जोड़ने का इसके साथ योजना बनी। आप यहाँ पौड़ी से आए, पौड़ी गढ़वाल से आए, अजय कुमार बिष्ट से आप योगी आदित्यनाथ हुए। हाँ जी। तो यहाँ आपने क्या सीखा, यहाँ से आपको क्या, आपकी क्या साधना है? देखिए, मेरी पूरी आध्यात्मिक जो साधना है वह जो है गोरक्षपीठ से है, नाथ संप्रदाय से है। राजनीति में लोक कल्याणकारी अभियान के साथ आगे बढ़ने की जो भी गुर मैंने प्रारंभिक रूप से सीखे थे। गोरक्षपीठ यहाँ से अकेले, यह पीठ यहाँ से लगभग 4 दर्जन से अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी और सेवा के प्रकल्पों को अकेले एक पीठ यहाँ से संचालित करता है। तो ये चीज़ें तो यहाँ से प्रारंभ होती हैं। इसके अलावा देश के अंदर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए सभी स्थानों को, क्या है, जनता दर्शन का वो है, उस अभियान के साथ भी हम लोग जुड़े हैं। शेष सार्वजनिक जीवन में लोक कल्याणकारी उस विराट स्वरूप को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, यह प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली, जिनकी प्रेरणा से आज हम प्रदेश के अंदर इतने व्यापक पैमाने पर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और निवेश के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पा रहे हैं, अभी तो एक बड़े पैमाने पर हम लोग प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में भी सफल हो पा रहे हैं।
आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आपने यहाँ पे यूपी को अक्सर एनकाउंटर स्टेट भी कहा जाता है और आपने इसको डिफेंड भी किया है। आपने ये कहा है कि गोली का जवाब हम भी बुलेट से देंगे। तो ये सब करने के बाद क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है? आज भी अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उन्नाव रेप केस हो गया, एप्पल एग्जीक्यूटिव की देखिए, उन्नाव का रेप केस के कांड का या उस प्रकार की घटना का लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा, हमें इस चीज़ को देखना होगा कि ये जितने भी मामले हैं, इस प्रकार के मामले एक सामान्य उससे जुड़े हुए मामले हैं और लोगों की मानसिकता से जुड़े हुए मामले हैं। उसमें व्यापक सुधार और उसको संस्कारों के साथ जोड़ने की कार्रवाई का हिस्सा उसमें बनाने की आवश्यकता है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विगत 20 वर्षों में सबसे अच्छी स्थिति में आज है और इसमें एक तरफ प्रशासन का आम जन के प्रति संवेदनशील होना, शिकायतों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करना जहां ये महत्वपूर्ण है, तो वहीं साथ ही साथ दूसरी ओर ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर अपराधी गोली चला रहा है तो मुझे लगता है कि हमारा जवान वहाँ पे हाथ धरा रह करके नहीं बैठ सकता है। तो उसका जवाब मुझे लगता है कि जिस भाषा में एक अपराधी समझेगा, एक हिस्ट्री शीटर समझेगा, उसका जवाब उसी रूप में फिर देगा। अभी आप जनता दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पे, ये जनता से मिलने के लिए आता हूँ। जब मैं आता हूँ तो उन लोगों से मिलता हूँ और उन लोगों की बात भी सुनता हूँ। बैठ जाएगा सर, बैठ बताएं। एप्लीकेशन तो मुझे अब क्या है बताओ। ये मेला लगता है अब क्या समस्या है? सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं सर, संज्ञान में मामला चेक करा था, इसको चेक करें। जितनी बार कहीं पे आता सर, घबरा मत, हम दिखवाते हैं। आप बताएं क्या बात है? आपने दे दिया है ना, काय का रोजगार आप करना चाहते हैं, मैकेनिक का। इनको कम से कम बैंक से इनको मुद्रा योजना में लोन दिलाने की व्यवस्था कराओ। अब क्या समस्या है? ये 11-12 का इनका पैसा क्यों नहीं मिला? अभी हमने देखा कि आप जनता दरबार में आप जनता से मिले, सब लोगों की कुछ ना कुछ उम्मीद आपसे है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। आपके साथ डीएम थे, कमिश्नर थे, डीजी थे, तो आप इन सब एप्लीकेशंस को लेकर क्या करते हैं, इसका कैसे समाधान करते हैं? देखिए, हमने जनता की समस्या के समाधान के लिए कुछ चीज़ें तय की हैं। एक तो सभी अधिकारी प्रतिदिन 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जनता की सुनवाई के लिए बैठेंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए एक समय सीमा के अंदर उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। दूसरा, हमने एक पोर्टल यहाँ विकसित किया है, IGRS पोर्टल, जिसमें पूरे प्रदेश से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को उसमें अपलोड कर सकता है और फिर उसका समयबद्ध ढंग से निस्तारण शासन स्तर पर संबंधित जिलों के माध्यम से होता है। तीसरा, अगर कहीं पर कोई प्रशासनिक या किसी भी विभाग में कोई लापरवाही बरती जा रही है और समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो हमने इसके लिए एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जारी की है। चौथा, अगर कहीं पे कोई व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने उसके लिए एक एंटी करप्शन पोर्टल भी यहाँ पे डेवलप किया है। ये एंटी करप्शन पोर्टल का उद्देश्य ही है कि कोई भी व्यक्ति, कहीं पे कोई व्यक्ति किसी से घूस मांग रहा है या उसके कार्य में आनाकानी कर रहा है या फिर बदजवानी कर रहा है, तो वह उसका ऑडियो वीडियो बनवा करके वह उसमें अपलोड कर ले। इस पे फिर स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसका स्वयं संज्ञान लेकर के इन चीज़ों को पर कार्रवाई करता है। मैं स्वयं ही इन सब चीज़ों की मासिक समीक्षा करता हूँ। योगी जी, धन्यवाद आपका। हम लोग आपके संग घूमे, हमने देखा आपकी दिनचर्या। मैं पहला सवाल ये जानना चाहता हूँ, आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं देख रहा हूँ सुबह 6 बजे से हम ही लोग आपके साथ हैं। आप कब उठते हैं, सुबह क्या करते हैं और कैसे अपना दिन गुजारते हैं? देखिए, जागरण मेरा पहले से ही, बचपन से ही 4 बजे का रहा है। मैं 4 बजे से पूजा की कार्रवाई के साथ जुड़ता हूँ, गोरखपुर में हूँ या लखनऊ में।
और फिर देर रात्रि तक ये कार्यक्रम चलता है। फील्ड विजिट में रहता हूँ तो प्रयास होता है कि रात 11 साढ़े 11 बजे तक सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएं। लखनऊ में रहता हूँ तो 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। तो ये अनवरत एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पटरी से उतरी हुई व्यवस्था थी तो प्रारंभ में मेहनत की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ी, लेकिन सारी चीज़ें आगे लाइन पे चल रही हैं, अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हैं, तो अब उस प्रकार की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें मैं वापस आऊँगा। ये बताइए कि किस तरीके से आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इस प्रदेश में लाएंगे। मुझे याद है कि जब आप आए थे तो आपने सैमसंग और टीसीएस को रोकने की कोशिश की, पर अभी भी क्या प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, और जीडीपी ग्रोथ जो कि गिर रही है पिछले 3-4 सालों से, उसको कैसे अरेस्ट करेंगे? देखिए, यूपी में जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, घटी नहीं है। एक दूसरा, मैंने कहा ना कि यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने अपनी एक पॉलिसी बनाई। किसी भी निवेश के लिए सुरक्षा और उनके लिए नौकरशाही की मकड़ जाल से बचने के लिए एक सामान्य साधन लोगों को चाहिए, सुविधा चाहिए। हमने पॉलिसी जारी की और उसको निवेश मित्र पोर्टल के साथ जोड़ करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज यही कारण है कि पिछले 2.5 वर्ष में हम 2 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश प्रदेश में कराने में सफल हुए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों सेक्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और औद्योगिक निवेश इसके माध्यम से आया है, क्योंकि आज हर निवेशक को ये मालूम है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी है। उत्तर प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा बाज़ार, ये सारी चीज़ें लोगों के ध्यान में हैं और उस निवेश को और तीव्र करने की दिशा में हम लोगों ने अब आगे कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है। आपको ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हो जाती हैं, रायट्स अक्सर हो जाते हैं, इससे भी निवेश पे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी आने में थोड़ा कतराती हैं? नहीं, होते थे, हो नहीं रही है जी। देखिए, पिछले 2.5 वर्ष के दौरान एक भी दंगा यहाँ पे नहीं हुआ है। दूसरा, मॉब लिंचिंग की कोई भी इस प्रकार की घटना यूपी में नहीं हुई, क्योंकि ये घटनाएं जो इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं उनका हम प्रारंभ में ही निवारण कर चुके थे। अवैध बूचड़खाने, इलीगल स्लॉटरिंग, तो इसको हमने शुरू में ही रोक दिया था। उसका एक परिणाम रहा कि ये सारी चीज़ें बहुत हमें थोड़ा परेशानी इसके बाद ज़रूर हुई कि निराश्रित गोवंश जो पहले अवैध बूचड़खानों में कट जाती थी, वे बड़ी मात्रा में सड़कों पर और खेतों में आए, लेकिन उसके लिए हमें एक अपनी नई नीति प्रारंभ करनी पड़ी उनके व्यवस्थित पुनर्वास के लिए, और उसको हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है। क्या आपको लगता है कि उन्नाव रेप केस में आपको रिएक्ट करने में थोड़ी देरी हो गई? देखिए, हमने कोई रिएक्ट करने में न देरी की, न हमने किसी चीज़ को किया है। देखिए, आज मामला कोर्ट में है और हमें भी इंतजार है कि कोर्ट उसका जल्दी निस्तारण करे। दोनों मामलों का हम चाहते हैं। एक तो 28 जुलाई को 2019 को जो रेप पीड़िता के साथ एक्सीडेंट का मामला जो सामने आया था, ये मामला सामने आना चाहिए। वो घटना है या दुर्घटना है, एक तो ये चीज़ सामने आना चाहिए और सीबीआई उसकी रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत करे। मुझे लगता है कि कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था, काफ़ी समय हो चुका है, तो हमें भी उसका इंतज़ार है। दूसरा ये है कि उन्नाव वाला प्रकरण में सरकार के स्तर पर कोई भी रिएक्ट करने में कोई लेट नहीं हुई। सीबीआई को मामला हमने दिया, गिरफ्तारी हमने की और उस कार्रवाई को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। स्थानीय स्तर पर अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई तो हमने उनकी भी जवाबदेही तय की, चाहे वह पुलिस के रहे हों, स्वास्थ्य विभाग के रहे हों, जो भी रहे हों, हमने सबके लिए कार्रवाई की। इसके अलावा जो अन्य जो भी तथ्य थे वे सब के सब एक बार सामने आ जाएंगे। देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि जब कोई विषय मीडिया ट्रायल का विषय बनता है तो हम समाज को बहुत सारे तथ्यों से वंचित कर देते हैं और वास्तविक तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और ख़ास तौर पर मेरी अपील होगी मीडिया से
कि हम न्यूज़ दें, अपना व्यूज़ न दें, क्योंकि हमारा काम पब्लिक को न्यूज़ देना होना चाहिए, व्यूज़ देना नहीं। हम जब अपने व्यूज़ को ज़बरदस्ती किसी पे थोपते हैं और वो मीडिया ट्रायल का विषय बनता है, तो हम वास्तव में तथ्यों के साथ बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं और वास्तविक तथ्यों से जनता वंचित हो जाती है और एक वास्तविक अपराधी इसका लाभ उठाता है, हमेशा उठाता है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि शायद ये दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने क्या कहा, मैं उसकी बात करता हूं, जैसे मैं शुरू में जब आया था तो जुलाई 2017 में जी गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों के मामले को जिस तरीके से तूल दिया गया था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें पिछले 40 वर्षों से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। 2017 में 2016 की तुलना में कम थी, लेकिन उन मौतों को ऑक्सीजन का अभाव बता दिया गया कि ऑक्सीजन के अभाव में, और उसके बाद 3 दिन तक यही मीडिया में साया रहा कि ऑक्सीजन के अभाव में बच्चों की मौत हुई। हम बिना तथ्यों को देखे जाने जब इस प्रकार की न्यूज़ देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो न्याय नहीं है व्यवस्था के साथ। एक चीज़ ये देखने को आ रही है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश हेल्थ इंडेक्स में काफ़ी नीचे है, इनफैक्ट सबसे नीचे है। अभी देखिए, हमें एक बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली है जी, और जो 2016-17 के आंकड़े नीति आयोग ने जारी किए हैं उसमें यूपी बहुत नीचे है जी, लेकिन 2016-17 के बाद ही हमारा समय आया है और आज मैं कह सकता हूं कि नीति आयोग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर जो 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए थे, उनमें से 8 यूपी के भी हैं, और यूपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रैंकिंग यूपी की है विगत 2 वर्ष के दौरान। दूसरा, प्रदेश के अंदर अभी उत्तर प्रदेश को मातृ मृत्यु दर को कम करने में हमारे 2 जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, इटावा और फिरोजाबाद को। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिसके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रदेश के अंदर अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेंगे तो इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी अंकुश तो लगाने की कार्रवाई हुई, और यही नहीं, इंसेफ्लाइटिस को देश और दुनिया के सामने लाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ जी। एक सांसद के रूप में, एक यहाँ के एक योगी के रूप में और फिर सांसद के रूप में मैंने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था। सरकार बनने पर जब मुझे ही दायित्व उत्तर प्रदेश का दिया गया तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं तब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भाई देखो, इसका उपचार से महत्वपूर्ण बचाव का पक्ष है। संजोग से तब तक स्वच्छ भारत मिशन लागू हो चुकी थी, लेकिन प्रदेश में प्रभावी नहीं हो पा रही थी क्योंकि पिछली सरकार की उसमें कोई रुचि नहीं थी। हमने स्वच्छ भारत मिशन को प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया, और प्रभावी ढंग से लागू होने के बाद आज उसके परिणाम हैं कि हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आज हम इंसेफ्लाइटिस को न्यूनतम स्तर पर लेकर के आ गए हैं, और अगर यही कार्यक्रम आगे चल लेंगे तो मैं मानता हूं आगामी 3-4 वर्षों में हम इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करने में सफल होंगे। जो कभी सपना था आज वो साकार हो रहा है। इसकी पृष्ठभूमि स्वच्छ भारत मिशन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। योगी जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा लोकसभा के चुनाव में। पहली बार आप इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू दे रहे हैं, इतना समय हमारे संग बिता रहे हैं, तो मैं थोड़ा ये समझना चाहूँगा। मुझे याद है मैं आपसे बराबर लखनऊ आके मिलता रहा, और कैराना, फूलपुर और गोरखपुर में जो आपको हार बाय इलेक्शन में हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता 20-25 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को यूपी में नहीं दे रहे थे, और आपने जब चुनाव हुआ तो 62 और 2 आपके 64 सीट आप लोगों को कुल मिलाकर मिली। तो ये टर्न अराउंड आपने कैसे किया, जो एक समय में देखा जा रहा था कि यहाँ पे महागठबंधन का बहुत जोर है और ये मुस्लिम, जाटव, यादव का जो ये कास्ट कॉम्बिनेशन है, इसको तोड़ना नामुमकिन सा है, वहाँ पर आपने इस तरह की परफॉर्मेंस कैसे दी? देखिए, देश के अंदर चुनाव के पहले एक नारा चला था, मोदी हैं तो मुमकिन है। जी जी। तो मोदी जी का करिश्माई व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व में लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम चले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम चले, उसको अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्रवाई प्रभावी ढंग से लागू की गई। एक
दूसरा, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना उपचुनाव हमारे लिए एक सबक था। हमने उन गलतियों को देखा, कहाँ कहाँ पर गलती हुई है, उन सब का परिमार्जन करके और आगे से एक एक चीज़ को मैं स्वयं मॉनिटर करने लग गया। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था, आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति थी और प्रत्येक गरीब तक पहुंचने की जो हमारा कार्यक्रम था उसके तहत पब्लिक पहले से ही जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी इस राजनीति से त्रस्त था। स्वाभाविक रूप से उसको बीजेपी से बेहतर और कोई नेतृत्व नहीं मिल सकता था और उसने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगियों को 64 सीटें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई। मायावती जी ने उस वक्त कहा था कि मुसलमानों से अपील की थी कि सारा वोट एक तरफा गठबंधन को गिरना चाहिए क्योंकि उन्हीं के जीतने के चांस भी हैं। आपने उस वक्त एक बयान दिया था और आपने कहा था कि अगर कांग्रेस और एसपी और बीएसपी के पास अगर अली है तो हमारे पास बजरंगबली है। क्या इसको आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं उस चुनाव का? देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जी। अगर आपका वोट बैंक है तो हमारा भी वोट बैंक है, अगर आपको वोट बैंक का गुमान है तो हमें भी है। तो स्वाभाविक रूप से मैंने तो किसी जाति, किसी संप्रदाय या किसी उसका नाम नहीं लिया। मुझे लगता है एक सामान्य हिंदू बजरंगबली की उपासना करता है, लेकिन मायावती जी ने तो मंच से खुल करके बोला था, एक मजहब विशेष के लोगों से अपील की थी। इसलिए मुझे लगता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और पब्लिक ने उसको हाथों हाथ लिया भी। उन्हीं दिनों आपने ग्रीन वायरस की बात की थी जिसकी वजह से 3 दिन आपको इलेक्शन कमीशन ने जो है कैंपेन करने से रोक भी दिया। क्या, कैसे देखते हैं आप उसको? कोई आपको लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ बोली जाती है तो ऐसा थोड़ा होता है कि व्यक्ति कोई अनजाने में, अनदेखे में बोल रहा है। आप एक पक्ष पूरी राजनीति का सांप्रदायिकरण कर रहा है, वर्ग विशेष तक सीमित कर रहा है और एक वर्ग विशेष को आक्रामक करके उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम हाथ पे हाथ धरे हुए थोड़े बैठेंगे। अगर कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया उसको उस रूप में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि राजनीति में डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव एक सबसे अच्छा माध्यम होता है। आप मानेंगे कि ये पोलराइजेशन जो हुआ उसका फायदा आप लोगों को हुआ? देखिए, चाहे शुरुआत उसकी जिसने भी की। हाँ, जिसने भी की हो। देखिए, जब भी होगा स्वाभाविक रूप से हमने तो गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके योजनाएं चलाई हैं। तो उसे भी तो मालूम है कि जो जाति और मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जब इनकी सरकारें थीं तब इन्होंने क्या किया। तो स्वाभाविक रूप से उसका खामियाजा तो उनको मिलेगा। जब तुलना होगी पब्लिक के सामने, हमने वही तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक रूप से बोलना प्रारंभ किया कि भाई इनको भी 2.5 वर्ष का समय मिला था। समाजवादी पार्टी को मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2.5 वर्ष का कार्यकाल समाजवादी पार्टी का प्रदेश में था जी। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 63,000 आवास वे सैंक्शन कर पाए थे जी। और इस 2.5 वर्ष में हमारी सरकार 25 लाख आवास दे रही लोगों को। तो लोगों को नहीं लगता है क्या कि उनकी रुचि नहीं थी काम पे, लेकिन इधर ये सरकार रुचि लेकर के उन कार्यों को आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही शौचालय का था। पहले 2.5 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के गरीबों को मिलने वाले शौचालय जो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा बनने थे, उनमें से कुल 43 लाख बना पाती है और हमारी सरकार आती है 2.5 वर्ष में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बना करके पब्लिक को उपलब्ध कराती है। ये अंतर है। तो ये तुलनात्मक, जब भी हमने ये तुलनात्मक आंकड़े पब्लिक के सामने रखे तो उसने अप्रिशिएट किया इन सब चीज़ों को। आपकी सरकार ने 2.5 साल कंप्लीट किए। एक ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आज मौका है। 2.5 साल पहले जब यूपी में बहुत बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिला, उस वक्त जब मुख्यमंत्री का चयन होने की बात आई तो आपका नाम मीडिया वगैरह में कहीं था नहीं। इनफैक्ट एक केंद्रीय मंत्री का नाम बहुत ज़्यादा था, आपके कुछ कैबिनेट कॉलीग्स का नाम था और सडनली एक दिन शाम को पता चला कि आप स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली गए और दूसरे दिन आपका नाम घोषित कर दिया। उस दिन क्या हुआ? ये चयन कैसे हुआ? कौन आपसे मिला? देखिए, मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है जी। मैं उस लाइन में कहीं था भी नहीं।
न मैं उस प्रतिस्पर्धा में कहीं अपने को रख रहा था। हाँ, चुनाव कैंपेन में मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया था, जहाँ भी पार्टी ने लगाया था मैं वहाँ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। मुझे चुनाव के दौरान, उस समय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, तो उन्होंने चुनाव के दौरान मुझे फरवरी अंत में फ़ोन किया, लगभग 25-26 फरवरी के आसपास फ़ोन किया था उन्होंने कि योगी जी, पोर्ट ऑफ लुइस में एक डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा है, आप उसमें चले जाइए। तो मैंने कहा देखिए, मेरी बहुत रुचि नहीं है, मैं चुनाव में लगा हूं और 6 मार्च तक चुनाव चल रहे हैं, तो 6 मार्च तक तो मुझे समय नहीं। उन्होंने कहा नहीं, 6 मार्च के बाद जाना है, आप अपनी सहमति दे देंगे तो हम आपका देना चाहते हैं और आप उसको लीड करिए। तो मैंने कहा 6 मार्च के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, उसके बाद जा सकता हूं। लेकिन सुषमा जी का फ़ोन मेरे पास ज़रूर आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आपका वो वापस किया है और उनका कहना है कि कल इलेक्शन का काउंटिंग होना है यूपी का, उनका योगी जी का यहाँ रहना आवश्यक है और इसलिए जो है आप बाहर नहीं जाएंगे, आपकी जगह कोई दूसरा जाएगा। मैं आया, अगले दिन काउंटिंग हुई। काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीती। 16 को मैं दिल्ली गया था। 16 को दिल्ली पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, तो संसदीय दल की जो हमारी बैठक होती है उस बैठक में भाग लिया। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप कब आए हैं? मैंने कहा मैं तो आज ही आया हूँ। उन्होंने कहा कुछ बात करनी थी, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो मैं उनकी आवाज़ पे गया, तो खैर सामान्य चुनाव के बारे में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कहीं यूपी यहाँ छोड़ के मत जाना, दिल्ली छोड़ के अभी कहीं मत जाएगा, कुछ बात करेंगे हम। तो कुछ इंडिकेशन दे रहे थे वो, लेकिन साफ नहीं था। कहा कि कुछ बात करेंगे, तो मैं ये मान के चला भाई चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, अब कौन सी बात होनी है। तो मैं उसी दिन फिर 17 तारीख को मॉर्निंग में मेरा पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लगा करके दोपहर की फ़्लाइट से मैं गोरखपुर चला आया। तो 17 की शाम को मेरे पास फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का फ़ोन आया कि कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में आ गया हूँ। कह रहे आप गोरखपुर क्यों चले गए? मैंने तो कहा था यहाँ रहने के लिए। मैंने कहा मैं गोरखपुर चला आया, कोई कार्य था नहीं मेरा दिल्ली में, तो मैं गोरखपुर चला आया। कहा कि आप तत्काल दिल्ली आ जाइए, कोई ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने अच्छा, शाम के 6 बज रहे थे तब तक। तो मैंने कहा इस समय तो कोई ट्रेन भी नहीं है और प्लेन भी नहीं है, मैं यहाँ से अगर लखनऊ भी जाऊँगा तब तक अंतिम फ़्लाइट लखनऊ की भी निकल चुकी होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ मत करना, एक काम करें, कल मैं सुबह एक चार्टर्ड प्लेन भेज रहा हूँ, उसी से दिल्ली चले आना और किसी को बताइएगा मत। मैं फिर तो मैं अगले दिन फिर उसी फ्लाइट से दिल्ली गया। दिल्ली में लगभग 11 बजे के आसपास मैं पहुंचा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि उसी फ्लाइट को लेकर के आप सीधे लखनऊ चले जाइए और शाम को 4 बजे आपको नेता विधायक दल का, विधानमंडल का चुनाव होना है, उसमें आपको चुना जाना है और आपको कल शपथ लेनी है। तो ये एक प्रक्रिया थी। उसमें उसके बाद फिर 19 को शपथ ग्रहण हो, 18 तारीख शाम को घोषणा होती है और 19 को शपथ लेता हूँ। तो आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में आप हरदम थे, क्योंकि बीच बीच में आपको इस तरह की बातें वो कर रहे थे कि आप दिल्ली में रहिएगा, दिल्ली छोड़कर जाइएगा मत। तो अमित शाह जी के दिमाग में ये बात जरूर थी कि कहीं ना कहीं आपको ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो सोच करके ये चयन किया होगा जी। तो ये सारा एपिसोड मेरे सामने ये था, इतना था। अच्छा, नहीं, बहुत आपने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आपने इस बारे में बात भी की है। जब अखिलेश यादव जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो अपोजिशन कहता था कि प्रदेश में एक नहीं 4.5 मुख्यमंत्री हैं और उनके भाई और आज़म खान सबको मिला के 4.5। आपके तो 2 खैर डिप्टी सीएम हैं जो कि आप पहले से ही हैं, और कहते हैं कि संगठन के भी एक सीनियर यहाँ पे जो आपके वो हैं वो भी काफ़ी पावर विल्ड करते हैं, वो भी अपने आप में एक पावर सेंटर हैं। तो क्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह का आपकी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भी 3-4 मुख्यमंत्री टाइप का सिनारियो है? आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं, मुझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मैं सुनता हूँ बाहर, मैंने कहा एक सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है जी, और सरकार अपने फैसले स्वयं लेती है। हाँ, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल है।
तालमेल इसलिए कि सरकार के कार्यक्रमों को ज़मीन पर पहुंचाने के लिए हमारे पास प्रशासनिक तंत्र भी है, लेकिन साथ साथ फीडबैक लेने के लिए संगठन भी एक बड़ा तंत्र है। तो वह उस रूप में या फिर कॉमन मैन तक हमारी योजनाएं पहुंच नहीं कि नहीं पहुंच रही हैं, ये जानने का एक ज़रिया संगठन हमारे पास होता है। तो ये तालमेल हमारा उस रूप में होता है। सरकार के कार्य में कहीं भी न किसी का हस्तक्षेप है, न सरकार के किसी कार्य में कोई हस्तक्षेप स्वीकार ही किया जाता है। और सरकार अपने फैसले प्रदेश की 23 करोड़ जनता को ध्यान में रख कर के लेती है और उसी को आगे बढ़ाती है। ये सवाल पूछने के पीछे एक और मेरा छोटा सा उद्देश्य था। हम लोगों ने विश्वसनीय सूत्रों से ये भी सुना है कि एक तीसरा डिप्टी सीएम शायद आप दलित वर्ग से ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल, इसमें कोई सत्य नहीं है। कोई सत्य नहीं। हमारा तो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो चुका है। जी जी, वो तो आपने देखा होगा कि हमने 18 मंत्री बनाए जी, 9 मंत्री कुछ सांसद बन गए, कुछ की आयु पूरी हो चुकी थी, कुछ संगठन में गए हैं। मैंने देखा कुछ लोगों का पोर्टफोलियो छीन भी लिया गया, कुछ कम किया गया। क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड आपने परफॉर्मेंस बेस्ड भी रहा है और जहां जिसकी आवश्यकता और उपयोगिता थी वहां उस दिशा से ये काम किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी 17 ओबीसीज को जो है एससी स्टेटस से जो है बाहर कर दिया है। इससे आपके पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा और आगे आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ये हाई कोर्ट ने ही इस प्रकार का आदेश भी दिया था जी। 2017 में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार को आदेश दिया था कि इन 17 जातियों को एससी का सर्टिफिकेट जारी करें, लेकिन ये कोर्ट के अंतिम उस पर निर्भर करेगा। तो उसी बात को लेकर के समाज कल्याण विभाग ने ये निर्देश जारी किए थे। कोर्ट में ये मामला पहले भी था, बाद में कोर्ट ने फिर इसका संज्ञान लिया। कुछ लोग कोर्ट में गए और वह बाद में कोर्ट ने इसको रोका है। देखिए, ये सब विषय संसद के हैं। एससी एसटी में किसको आना है यह संसद ही तय कर सकती है। क्योंकि कोर्ट ने निर्देश दिया था समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को, तो उन्होंने कंटेम्प्ट से बचने के लिए आदेश जारी भी कर दिया कि कोर्ट का फलाना फलाना आदेश है। अब बहुत छोटा सा एक उन्होंने जियो जारी किया है। लेकिन ये भी सच है कि एक बड़े तबके को जो आज तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाई थी, अति दलित और अति पिछड़ी जातियां हैं, इन लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो क्या आप इसको चैलेंज करेंगे, इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे? ये चैलेंज नहीं, तो हाईकोर्ट का ही आदेश था, तो हाईकोर्ट ने ही अपने आदेश पर वो व्यवस्था दी है जी। कोई अतिरिक्त उसमें वो नहीं थी। इस संबंध में हम लोगों ने एक कमेटी एक बार गठित की थी और बाद में देखेंगे, उसमें अभी उसमें अध्ययन हो रहा है। एक हाई लेवल कमेटी हम लोगों ने गठित की जो इन चीज़ों पर अध्ययन कर रही है। हम लोग जब कल यहाँ आ रहे थे, हमने थोड़ा समय भी यहाँ पर बिताया गोरखनाथ मंदिर के परिसर में, तो मैंने देखा कि यहाँ आते वक्त ये जो मंदिर है, चारों तरफ यहाँ पे काफ़ी सारे मुसलमान भी बसे हुए हैं, मस्जिद भी है और मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग आते भी हैं, मैंने सुना है चढ़ावा करने वगैरह। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपसे 2 डेकेड्स में आपने बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे भी दिए हैं जो मुस्लिम्स के खिलाफ हैं। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता था कि आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आप कैसे देखते हैं इस रिलेशनशिप? मेरा रिश्ता जो प्रदेश की आम जनता से हुई रिश्ता उनसे भी है। हम लोग जाति, मत या मजहब के आधार पर समाज को नहीं बांटते हैं। जो स्टेटमेंट दिए हुए होंगे उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप दिए होंगे। मेरे सबसे वही संबंध हैं जो प्रदेश के आम नागरिक के साथ संबंध हैं। लेकिन हाँ, अराजकता, गुंडागिर्दी और माफियागिरी कभी हमने बर्दाश्त नहीं की है और आगे भी नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने वाले योगी जी और मुख्यमंत्री योगी जी में बहुत फ़र्क है। उस वक्त वो हार्डलाइन हिंदू लीडर होते थे और अब जो है तोल मोल कर बातें करते हैं, तो उसी तरह की बात तोल मोल करके नहीं भाई। देखिए, गरीबी गरीबी होती है। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के सब तक मिलनी चाहिए। हमारा पहले से उद्देश्य रहा है कि विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। याद करिए 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि सबका साथ और सबका विकास। ये केवल एक नारा नहीं है, ये एक हकीकत बना है और उस हकीकत को यहाँ पर लागू करने में, और ये सौभाग्य है हमारा कि उन लोगों तक योजनाओं का लाभ हमने पहुँचाया है। अगर हम 25 लाख गरीबों को आवास दिए हैं, इसमें सभी हिंदू नहीं हैं। एक बड़ी आबादी
30% से अधिक मामले ऐसे हैं, मुस्लिम आबादी यूपी के अंदर 18% है, 17-18% है, लेकिन लाभार्थी परक सूचनाएं अगर आप लेंगे तो 30 से 35% लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ मुसलमानों ने लिया है। योगी जी, मोदी जी ने एक और अहम मुद्दा 15 अगस्त को अपनी स्पीच में उठाया, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा। काफ़ी समय उन्होंने बिताया उस पर, कहा उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर ये चीज़ और भी ज़्यादा लागू करती है। आपका क्या व्यू है इस पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर आपका? बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है। आप कितना भी डेवलपमेंट करेंगे, अगर आबादी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो एक समय के बाद आपके सामने रिलीजियस डेमोग्राफी की भी एक प्रॉब्लम होगी, एक समस्या पैदा होगी। दूसरा, आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास संतुलित हो, समावेशी हो, और उस समावेशी और संतुलित विकास की दिशा से मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? हाँ, एकदम ज़रूर, समय आने पे इस पर उससे कदम उठाएंगे। अभी अमित शाह जी ने हाल फिलहाल में कहा कि पूरे देश को जोड़ने के लिए हिंदी का नेशनल लैंग्वेज होना अति आवश्यक है। आपका क्या कहना है? हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा का सम्मान होना है, या अपने देश के उन प्रतीकों का, जो प्रतीक देश के सम्मान के प्रतीक हैं, उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें तो आगे हो ही सकती हैं कि न्यायालय का कार्य आप जो है अंग्रेजी के साथ साथ वहाँ की लोकल भाषा में भी दे दीजिए। भाई आप तमिलनाडु की बात करते हैं तो अंग्रेजी के साथ साथ तमिल दे दीजिए। तमिल में भी वहाँ का, भाई एक कॉमन मैन वहाँ का तमिल जानता है, तमिल में भी उसको जानने का अधिकार होना चाहिए कि न्यायालय में क्या हो रहा है जी। एक कॉमन मैन अंग्रेजी तो नहीं जानता, तमिल जानता है। राजभाषा के नाते हिंदी आप उनको अडॉप्ट करें, अच्छी बात है। तो लोकल भाषा के साथ साथ अंग्रेजी के साथ अगर हिंदी भी आती है तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल होगी। और ये तो बापू ने भी बहुत पहले कहा था कि हिंदी देश की बिंदी है, माथे की बिंदी है, देश का श्रृंगार है। 50% लोग आज भी जो देश के हैं वो उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। काफ़ी लीडर्स ने विरोध किया है, जैसे ममता बनर्जी हो गई, स्टालिन हो गए। कहीं देखिए, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है विरोध करना, हर अच्छे कार्य में विरोध करना। अब सदियों से दबी हुई 3 तलाक से उत्पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, और तब भी अगर बीजेपी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक के खिलाफ कोई कानून बनाती है तो तब भी ये लोग विरोध करते हैं। धारा 370 को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होकर के मोदी जी और अमित शाह जी के साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय के साथ खड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको विरोध करना है, उनको नहीं मालूम कि विरोध का माध्यम क्या उनका है या विरोध किस बात का कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। अगर आप देश की बात करते हैं, क्या तमिलनाडु के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली में आके रोजगार करे, लखनऊ में आके नौकरी करे? उसको क्या अधिकार नहीं कि भोपाल में और मुंबई में जाके वह नौकरी कर सके? अगर वह इन भाषाओं के बारे में जानता है तो उसके लिए एक व्यापक ऑप्शन होगा, एक विराट ऑप्शन होगा उसके सामने, कि कहीं भी जाकर के अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तय कर सकता है कि मैं वहाँ जाकर के उसका लाभ ले सकता हूँ। आपने योगी जी एनआरसी के बारे में अभी कुछ दिनों पहले चर्चा की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ आपसे कि वो कौन से घुसपैठिए हैं जिनको कि आप यहाँ से खदेड़ना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश आंतरिक सुरक्षा की जिन चुनौतियों से जूझ रहा था, विगत 5 वर्ष में काफ़ी अच्छा वातावरण बना है, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे घुसपैठिए भारत के अंदर घुसे थे जिन लोगों ने न केवल भारत के संसाधनों पर बल्कि भारत की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का प्रयास किया था। और इसमें सर्वाधिक घुसपैठिए बांग्लादेश से थे। असम में ये प्रारंभ हुआ है और आम पब्लिक वहाँ की इसको बहुत अच्छे ढंग से अप्रिशिएट कर रही है। एक स्टेट में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद फिर फेज वाइज अलग अलग जगह। तो आप बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बहुत सारी जगह अन्य जगहों से भी जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चिन्हित किए गए हैं और फिर समयबद्ध ढंग से उस पर कार्रवाई भी हो गई।
एक सवाल राम मंदिर पे, भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती है मंदिर हम वहीं बनाएंगे, पर कोई तारीख नहीं दे पाती है। अभी ये मामला कोर्ट पर है। मान लीजिए कोर्ट का फैसला किसी वजह से आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो आप क्या करेंगे राम मंदिर बनवाने के लिए? देखिए, फैसला तथ्य और प्रमाण के आधार पर होता है। हम सब आशावादी हैं और इस बात पर हमारा विश्वास है कि न्यायालय जो फैसला करेगा, हम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे। हमने पहले भी न्यायालय के सभी फैसलों का सम्मान करके प्रभावी ढंग से उसको लागू किया, परिणाम देखे बगैर। अच्छा होता कि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के बारे में जो एक समय दिया था, मुस्लिम पक्ष इस मामले में एक पहल करके सदियों से चले आ रहे एक मामले का पटाक्षेप करता और सौहार्द की एक नई मिसाल प्रस्तुत करता। दुर्भाग्य है ये नहीं हो पाया, होता भी नहीं, क्योंकि जब समस्या के समाधान के लिए लोगों के मन में एक सकारात्मक सोच हो तो कर पाएंगे, लेकिन जब एक महज जिद ही हो किसी मामले को लेकर के, तो जिद से समस्या का समाधान नहीं होगा। न्यायालय ही उसका समाधान निकाल सकता है और डे टू डे की सुनवाई ने एक विश्वास जगाया है। तो आपको उम्मीद है कि जल्दी इस पर फैसला? आप मानते हैं कि अब इसको संजान तक पहुंचाना चाहिए जहां पे हमेशा के लिए इशू समाप्त हो। योगी जी, कुछ दो चार पर्सनल क्वेश्चन, लोग आपके बारे में बहुत जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। तो हमने, जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो किससे आप कंसल्ट करते हैं? देखिए, हमारी एक कैबिनेट है, हमारा मंत्रिमंडल है। प्रदेश के हित में कोई भी बड़ा फैसला हम लोग एक टीम वर्क के साथ मिलकर के तय करते हैं और फैसले लेते हैं। मोदी जी और अमित शाह से आपका क्या रिश्ता है? डे टू डे डिसीजन मेकिंग में कितना उनसे आपका वो रहता है? देखिए, डे टू डे के उसमें नहीं, लेकिन हाँ, कुछ बड़े कार्यक्रम जैसे कुंभ का आयोजन था जी, तो कुंभ का आयोजन इतने बड़े स्तर पर होना है, कुंभ की याद प्रधानमंत्री जी ने ही मुझे दिलाई कि 2019 में कुंभ होगा। अर्ध कुंभ था जिसको आपने कुंभ कहकर उसको उससे भी बड़ा कर दिया। देखिए, कुंभ है जी जी, कुंभ। देखिए, आधा हमारे परंपरा में नहीं है और ये व्यवस्थाएं कुंभ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुंभ के आयोजन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने ही इस बारे में ध्यान आकर्षित किया था कि 2019 में कुंभ होगा और उसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारे पास 1.5 साल का समय था, तो प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बताया कि अगर इसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सके, उस दिशा में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास था उस दर बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में भी कि कैसे दुनिया को इस बड़े आयोजन के साथ जोड़ा जाए। हम अपनी उपलब्धियों को कभी भी उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें लेकर के फिर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू की और ये मेरा सौभाग्य है कि कुंभ की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा गंगा पूजन और कुंभ के लिए बने योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और कुंभ के समापन पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा की तारीफ करते हुए स्वच्छता कर्मियों के पांव प्रक्षालन का कार्य करके एक बहुत बड़ी मिसाल देश के सामने प्रस्तुत किया। योगी को गोरखपुर पसंद है या लखनऊ? देखिए, गोरखपुर मेरा आध्यात्मिक भूमि के साथ साथ मेरी कर्म भूमि भी है। लखनऊ मेरे लिए सेवा का एक माध्यम है। पूरे प्रदेश की जनता की सेवा का सौभाग्य मुझे लखनऊ से प्राप्त हो रहा है। गोरखपुर से जो मैंने सेवा के एक प्रकल्प को गोरखस्पीड से आगे बढ़ाया था, एक सांसद के रूप में एक संसदीय क्षेत्र तक सीमित था, आज उसको प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर प्रभावी ढंग से लागू करने में मुझे अवसर जो मिलता है वो मैंने लखनऊ से प्राप्त होता है। योगी जी, एक तरफ एक संत जो मोह और माया के जाल से दूर जा रहा होता है और दूसरी तरफ एक राजनेता जो पावर और पॉलिटिक्स की ओर आकर्षित है, इस विरोधाभास, इस द्वंद्व को आप कैसे देखते? देखिए, यही द्वंद्व एक योगी ही दूर कर सकता है, जो निर्लिप्त भाव के साथ इसके खिलाफ लड़ सकता हो, जिसको न सत्ता का मोह हो और न राज वैभव की कोई लालसा हो। योगी जी, एक योगी मानवतावाद में विश्वास रखता है कि जातिवाद भी हो सकता है? आप पर आरोप है
कि आप बहुत की जगहों पे ठाकुर को लेकर आ रहे हैं, ब्राह्मण भी इससे दुखी हैं थोड़ा, और ये एक परसेप्शन सा है, इसके बारे में आप क्या देखिए, परसेप्शन का कोई क्या कर सकता है? किसी की मानसिकता को आप सुधार नहीं सकते। कुछ लोगों की आदतें गलत होती हैं तो उनकी मानसिकता को खराब हो सकता है। हमारा चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है, हमारा नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी का जो होता है वह ब्राह्मण है, हमारा राजस्व परिषद का अध्यक्ष जो समकक्ष होता है चीफ सेक्रेटरी का वह ब्राह्मण है, हमारा एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है गृह का वो ब्राह्मण है। लेकिन हमने ब्राह्मण के आधार पर किसी को नहीं रखा है। हमारा डीजीपी क्षत्रिय है, लेकिन हमने किसी को ब्राह्मण और क्षत्रिय के आधार पर नहीं रखा है, उसकी योग्यता के आधार पर रखा है। वह किसी भी जाति का हो, प्रमुखता के आधार पर उसको हर जगह स्थापित किया गया है। दूसरा, प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बच्चों को गोरक्षपीठ के अंदर रह करके उनके पठन पाठन की व्यवस्था करती है। लोगों ने इस बात को उस समय प्रमाण के रूप में रख करके कहा था कि साहब हमारे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था गोरक्षपीठ कर रही है, वहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं इस प्रकार का। ये लगते रहते हैं, राजनीति इसी को कहते हैं। अगर ये आरोप नहीं लगे तो फिर आप राजनीति में है ही नहीं। जी, एक दो छोटे मोटे सवाल और। अक्षय कुमार ने एक बार प्रधानमंत्री जी से कहा था, क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? इस तरह का सवाल मैं नहीं पूछूंगा, पर आपकी फेवरेट डिश क्या है? आप खाने में क्या पसंद करते हैं? देखिए, एकदम सात्विक सादा भोजन, जो भी मुझे मिल जाए, कोई पसंद नहीं करता हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ कि क्या खाना है। एक योगी को हर महीने के आखिरी में एक तनख्वाह मिलती है, एक सैलरी मिलती है, उस सैलरी का आप क्या करते हैं? ज़्यादातर पैसा मेरा जो है किसी न किसी को देने में खर्च हो जाता है, लेकिन वो उद्घाटन नहीं कर पाता हूँ और न करना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं। आपने देखा होगा जनता दर्शन के समय बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को फीस की आवश्यकता है, किसी को किसी अन्य कार्य के लिए उपचार की आवश्यकता है, किसी को अन्य। अगर हम शासन के माध्यम से नहीं दे सकते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर दे सकते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से फिर उन लोगों को मैं अपने स्तर पर सहयोग करता हूँ। योगी जी, आपने हमारे संग इतना समय बिताया, कल और आज मिलकर 3-4 घंटे हमारे संग व्यतीत किए। हमने भी देखा आपको, गोरक्षपीठ में देखा कि किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। आपको हमारी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार।